मार्क्स ने इस बात की कल्पना की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो ये कहते हैं कि पूंजी अपने मुनाफे के लिए देशों की सीमाओं को लांघती है और पूरी दुनिया भर में जहां उसको सस्ता श्रम मिलता है वहां पर जाती है। तो एक बात तो ये कि ये मार्क्स के सिद्धांत की एक तरीके से अपडेटिंग है कि मार्क्स ने जो कल्पना की थी वो हो गया। नए तरीके के वर्किंग क्लास पैदा हो गए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नए तरीके के मजदूर वर्ग, नए तरीके की प्रक्रिया में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनको संगठित करने के लिए आपको नए तरीके की कार्यनीति अपनानी होगी। लेकिन ये जो बीच में आपने एक बात कही कि वो उसका मन करे तो वो काम करता है, उसका मन करे तो वो काम नहीं करता, ये नहीं है। उसका मन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको काम करना पड़ता है। एक आध दिन की छुट्टी अगर वो मना लेता है तो अमेरिका में बैठा हुआ मैनेजमेंट भी उसकी यहाँ पर खबर ले लेता है और उसकी नौकरी छीन लेता है। हमारे जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कंपनियों की ओर से मुफ्त में एंड्रॉयड के महंगे महंगे मोबाइल मिले थे, वो बड़े खुश थे कि कंपनी ने हमको मोबाइल दिया है। लेकिन आज वो सबसे ज्यादा दुखी है कि वो उस मोबाइल से मैनेजमेंट उनसे बेंगलोर से पूछता है कि किस डॉक्टर के यहाँ बैठे हो, फोटो भेजो, हर रोज रिपोर्ट भेजो। तो एक तरीके से उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको गुलाम बनाने के लिए, उसकी बेड़ियों को मजबूत करने के लिए किया है। इसमें नए तरीके के आंदोलन विकसित होने चाहिए। बाकी जो आपने बात कही कि हम कर क्या रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दौर दो तरीके की चीजों का सिग्निफिकेंट दौर है। एक जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो समाज को पीछे ले जाने वाली ताकतें हैं, जो अडानी और अंबानी की और अमेरिका की कंपनियों की पूंजी और मुनाफे को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने वाली ताकतें हैं, वो मजबूत हुई हैं, वो सत्ता के शीर्ष पर आई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये बीच वाला जो रास्ता है वो खत्म हुआ है। जो इसके विरोध की ताकतें हैं, वो ताकतें आज भले ही पार्लियामेंट में कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश का एजेंडा वही सेट कर ले। ये किसान आंदोलन क्या था, ये पूरे देश भर में वर्किंग क्लास की जो स्ट्राइक्स चल रही है वो क्या है, ये पूरे विश्वविद्यालयों में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के को लेकर जो संघर्ष चल रहा है वो क्या है। तो एक तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है और ये जो बीच का रास्ता था वो खत्म हुआ है। मैं एक ताजा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि इस देश में पूंजीपतियों की, बड़े पूंजीपतियों की सबसे भरोसेमंद पार्टी रही है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज राहुल गांधी किस तरीके के भाषण दे रहे हैं, आज वो अडानी को, कॉर्पोरेट को, अंबानी को और कॉर्पोरेट की लूट को बाकायदा सिंगल आउट कर रहे हैं। आज वो पार्टी जो है, अगर आप इस कर्नाटक चुनाव के मैनिफेस्टो को देख लेते हैं तो आप ये पाते हैं कि वो उन तमाम सारी चीजों को लेकर आई है जिसके लिए कभी कॉमरेड EMS मुरलीपाद ने, डॉक्टर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने मांग की थी। आज वो मैनिफेस्टो लेकर आई है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ शोषण वाली ताकतें वर्चस्व में आई है तो उनके विरोध में पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ को छोड़ दीजिए, लेकिन जनता के बीच में आज वामपंथ और समाजवादी आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ी है। सवाल यह है कि हम इसको किस हद तक राजनीतिक कंसोलिडेशन में बदल पाने में कामयाब होते हैं। उसके लिए कुछ हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रयोग हुए। आपकी वेबसाइट के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि भाई आप 1920 में आपकी पार्टी बनी, केरल में, पश्चिम बंगाल में, यहां वहां तो रहे आप, लेकिन बाकी पूरे देश भर में इंपैक्ट क्यों नहीं छोड़ पाए। वो लोग ये भूल जाते हैं कि बाकी के देश में, खासतौर से उत्तर भारत में, हिंदी भाषी राज्यों में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में, गुजरात में, कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर आंदोलन था समाजवादी आंदोलन, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में। इसलिए इन इलाकों में अगर बीजेपी और RSS मजबूत हुआ है तो इसके लिए हमें फांसी पर, कम्युनिस्टों को फांसी पर चढ़ाने के पहले ये भी थोड़ा सा आकलन करना चाहिए कि समाजवादी आंदोलन कहां गायब हो गया। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमें तात्कालिकताओं से बचना पड़ेगा। तात्कालिकता क्या है? तात्कालिकता यह है कि ये चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। समाजवादी आंदोलन के साथ ये दिक्कत रही कि उन्होंने तात्कालिक रूप से राजनीतिक समीकरणों को हल करने के लिए कोशिश की, जबकि वो दूरगामी रूप से समाज के सुधार के या समाज के कुरीतियों के खिलाफ या पॉलिसी स्ट्रक्चर को लेकर जो संघर्ष कर सकते थे वो नहीं किया। इसलिए हमें उसकी ओर लौटना पड़ेगा, बेसिक्स की ओर लौटना पड़ेगा और ये तात्कालिकताओं का मोह छोड़ के कुछ गंभीर लड़ाइयां हम लोगों को करनी पड़ेगी, समाजवादी और वामपंथियों को, और इसके लिए उनका मिलना जरूरी है। मुझे लगता है पिछले 9 वर्ष, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, पिछले 9 वर्षों में समाजवादी और वामपंथियों के बीच में एकजुटता पहले से बहुत मजबूत हुई है
और वो एकजुटता आगे आने वाले दिनों में संभवतः राजनीतिक सुदृढ़ीकरण की ओर भी, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की ओर भी बढ़ेगी। लेकिन हमें दोनों काम करने होंगे। हमें तात्कालिक रूप से जो आग लगी है, उस आग को भी बुझाने के लिए जिस तरीके का भी पानी मिलता है, गंगा का मिले तो गंगा का, हैंडपंप का मिले तो हैंडपंप का, गटर का मिले तो गटर का, आग बुझानी होगी। लेकिन उसके बाद इस तरीके के हालात भी पैदा करने होंगे कि एक वैकल्पिक राजनीति इस देश में आए, और वो काम केवल समाजवादी और वामपंथी लोग ही कर सकते हैं। कोशिश जारी है, प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा।